कहानी शुरू होती है एक डूबती हुई टूटी फूटी नाव से, जहाँ एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। चारों तरफ सिर्फ पानी, तूफान और मौत जैसी खामोशी फैली होती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है, लेकिन जैसे ही वो मुश्किल से नाव के ऊपर पहुंचती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि पूरी नाव बुरी तरह टूट चुकी होती है। हर तरफ सिर्फ तबाही दिखाई दे रही होती है। तभी वो घबराकर रिचर्ड नाम के एक लड़के को आवाज लगाने लगती है, लेकिन आसपास उसका कोई निशान नहीं होता। इस लड़की का नाम टॉमी था। अब आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ और ये लोग समुद्र के बीच कैसे फंस गए, ये जानने के लिए फिल्म हमें 5 महीने पहले ले जाती है, जहाँ टॉमी तहीटी नाम के आइलैंड पर पहुंचती है। वहाँ सिक्योरिटी वाले उससे पूछते हैं कि वो क्या करती है। तब टॉमी बताती है कि वो एक ट्रैवलर है जो अलग अलग जगह घूमती रहती है और छोटे मोटे काम करके पैसे कमाती है। यानी टॉमी ऐसा कोई भी काम कर लेती थी जिससे वो अपनी अगली डेस्टिनेशन तक जाने का खर्च निकाल सके। टॉमी वैसे कैलिफोर्निया की रहने वाली थी, लेकिन वो पूरी दुनिया घूमना चाहती थी। इसी टहीटी आइलैंड पर उसकी मुलाकात रिचर्ड नाम के एक लड़के से होती है। रिचर्ड एक ब्रिटिश सिटीजन था और वहीं छोटा मोटा बिजनेस करता था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू होती है। फिर उसी दिन रिचर्ड उसे रात में अपने घर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। रात होते ही टॉमी उसके घर पहुंचती है, लेकिन अंदर जाते ही वो हैरान रह जाती है, क्योंकि घर की चारों तरफ समुद्र, लंबे सफर और अलग अलग देशों की तस्वीरें लगी होती हैं। यहीं से टॉमी समझ जाती है कि रिचर्ड कोई आम इंसान नहीं था। वो समुद्र के रास्ते दुनिया के कई खतरनाक सफर अकेले तय कर चुका था। रिचर्ड की ये बातें सुनकर टॉमी पूरी तरह खो जाती है। फिर वो उससे कहती है कि वो भी उसके साथ एक बार समुद्र का सफर करना चाहती है। वो भी उसी आजादी को महसूस करना चाहती थी जिसके बारे में रिचर्ड बात कर रहा था। और फिर जैसा टॉमी चाहती थी वैसा ही होता है। अगले सफर में रिचर्ड उसे अपने साथ समुद्र में ले जाता है, जहाँ दोनों साथ में खूब मजे करते हैं। धीरे धीरे उनका साथ बढ़ने लगता है। वो घंटों बातें करते, साथ में समुद्र के बीच वक्त बिताते और देखते ही देखते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। समय के साथ उनकी दोस्ती अब गहरी होने लगी थी। लेकिन तभी कहानी में एक बूढ़े कपल की एंट्री होती है। एक दिन उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग पति पत्नी से होती है जो रिचर्ड को पहले से जानते थे। इसी वजह से वो रिचर्ड को एक खास काम का ऑफर देते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास एक बड़ा यॉट है जिसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। उन्हें उस यॉट को लेकर कैलिफोर्निया जाना था और काम पूरा होने के बाद वापस आने के लिए वो दोनों को फर्स्ट क्लास प्लेन टिकट्स भी देने वाले थे। साथ ही इस काम के बदले रिचर्ड को अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। ये ऑफर सुनने के बाद रिचर्ड उनसे पूछता है कि क्या वापसी के समय वो 2 फर्स्ट क्लास टिकट्स का इंतजाम कर सकते हैं, क्योंकि इस बार वो अकेले नहीं जाना चाहता था। असल में वो टॉमी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। थोड़ी बातचीत के बाद वो बुजुर्ग कपल मान जाते हैं। तब रिचर्ड कहता है कि वो लोग जल्दी ही कैलिफोर्निया के लिए निकलेंगे। उसी रात जब रिचर्ड ये बात टॉमी को बताता है तो वो थोड़ा चुप हो जाती है। फिर धीरे से कहती है कि वो वापस कैलिफोर्निया नहीं जाना चाहती। ये सुनते ही रिचर्ड कहता है कि अगर वो नहीं जाना चाहती तो वो ये डील कैंसिल कर देगा। लेकिन टॉमी उसे रोकते हुए कहती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा मौका था। तभी रिचर्ड उसकी तरफ देखकर कहता है कि पूरी दुनिया घूमने के बाद उसे आखिरकार वो इंसान मिला है जिसे वो खोना नहीं चाहता। यहीं से साफ हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। रिचर्ड की ये बात सुनकर टॉमी खुश हो जाती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों यॉट लेकर कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ते हैं और सफर के दौरान उनकी जिंदगी शायद सबसे खूबसूरत दौर से गुजर रही थी। अब सफर करते करते दोनों समुद्र के काफी बीच तक पहुंच चुके होते हैं। चारों तरफ सिर्फ गहरा नीला पानी और शांत हवा फैली होती है। तभी रिचर्ड अचानक टॉमी को एक रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। सबसे खास बात ये थी कि वो रिंग रिचर्ड ने अपने हाथों से बनाई थी। उसका सच्चा प्यार देखकर टॉमी तुरंत हाँ कर देती है और खुशी से उसे गले लगा लेती है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अगले दिन दोनों फिर से कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक एक छोटी चिड़िया उड़ते हुए उनके यॉट पर आकर बैठ जाती है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग समुद्र के बहुत गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां इतनी छोटी चिड़िया का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। तब टॉमी रिचर्ड से पूछती है कि क्या ये किसी खतरे का संकेत हो सकता है, लेकिन रिचर्ड उसे समझाते हुए कहता है कि शायद तेज हवाओं की वजह से वो चिड़िया रास्ता भटक कर यहाँ तक आ गई होगी। फिर टॉमी उससे पूछती है कि अगर हवाएं इतनी तेज हैं तो क्या आगे कोई समस्या हो सकती है। ये सुनते ही रिचर्ड तुरंत रेडियो चेक करने जाता है। जैसे ही वो रेडियो पर बात करता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि उनके रास्ते के सामने एक बहुत बड़ा हरिकेन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये खबर सुनते ही रिचर्ड टेंशन में आ जाता है। तब टॉमी उसे कहती है कि उन्हें अभी रास्ता बदल लेना चाहिए, ताकि हरिकेन गुजरने के बाद वो दोबारा सही रास्ते से कैलिफोर्निया जा सके। और फिर दोनों तुरंत यॉट की डायरेक्शन बदल देते हैं। लेकिन डायरेक्शन बदलने के बाद भी शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे रात होने लगती है और रात होते होते उनका छोटा यॉट उस भयानक हरिकेन के बीच फंस जाता है। चारों तरफ पहाड़ जैसी ऊंची लहरें उठ रही थी। तेज तूफानी हवाएं यॉट को खिलौने की तरह इधर उधर फेंक रही थी। पूरा समुद्र अब मौत जैसा लगने लगा था। तभी रिचर्ड जोर से टॉमी से कहता है कि वो तुरंत डेक के नीचे चली जाए, लेकिन टॉमी उसे अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती। फिर भी रिचर्ड बार बार उसे नीचे जाने के लिए मजबूर करता है। आखिरकार टॉमी नीचे चली जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद एक विशाल लहर सीधे यॉट से टकराती है और पूरी नाव जोर से हिलने लगती है। नीचे के हिस्से में तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। तभी एक और खतरनाक लहर के धक्के से रिचर्ड समुद्र में जा गिरता है। अगली सुबह जब टॉमी को होश आता है तो वो खुद को उसी टूटी हुई नाव के अंदर पाती है। उसके सिर पर चोट लगी होती है, जिसकी वजह से वो तूफान के दौरान बेहोश हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसे सब याद आता है, वो तुरंत ऊपर भागती है और चारों तरफ रिचर्ड को आवाज लगाने लगती है। लेकिन समुद्र के बीच कहीं से भी कोई जवाब नहीं आता। यहीं पर फिल्म फ्लैशबैक से वापस वर्तमान में आ जाती है। अब टॉमी बुरी तरह घबरा चुकी थी। वो लगातार रिचर्ड को ढूंढने लगती है। कभी दूरबीन से समुद्र को देखती तो कभी टूटे हुए यॉट के आसपास नजर दौड़ाती। अब चारों तरफ सिर्फ समुद्र था, ना कोई जहाज, ना कोई किनारा और ना ही मदद की कोई उम्मीद। तब टॉमी रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि तूफान की वजह से रेडियो पूरी तरह खराब हो चुका है, क्योंकि वो लोग समुद्र के बहुत गहरे हिस्से में थे और हरिकेन ने लगभग सब कुछ तबाह कर दिया था। ये देखकर टॉमी पूरी तरह टूट जाती है। वो पहले से घायल थी, ऊपर से डर और थकान की वजह से वहीं बैठे बैठे सो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे याद आता है कि यॉट पर एक सेफ्टी बोट भी थी। तब वो तुरंत दूरबीन से समुद्र में देखने लगती है और तभी उसे काफी दूर वही सेफ्टी बोट दिखाई देती है। ये देखते ही उसे यकीन हो जाता है कि शायद रिचर्ड उसी बोट
में होगा। फिर उसे बचाने के लिए टमी कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। सबसे पहले वो यॉट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान की वजह से यॉट इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी कि वो चालू ही नहीं होती। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तब टमी खुद समुद्र में कूद जाती है और तैरते हुए सेफ्टी बोट की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि यॉट उससे धीरे धीरे दूर जा रही है और इस विशाल समुद्र के बीच वो किसी भी हालत में यॉट को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। इसलिए टामी तुरंत वापस यॉट पर लौट आती है। अब जब वो ध्यान से यॉट को देखती है तो उसे पता चलता है कि नाव कई जगह से फट चुकी है। अंदर लगातार पानी भर रहा था। तब टामी जल्दी जल्दी उन क्रैक्स पर टेप लगाने लगती है ताकि किसी तरह पानी अंदर आना बंद हो सके। इसके बाद टामी यॉट के अंदर जाती है जहाँ हर तरफ पानी भरा हुआ था। तब वो तुरंत पंप की मदद से अंदर का पानी बाहर निकालने लगती है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, किसी भी हालत में रिचर्ड तक पहुंचना। लेकिन उसके लिए पहले यॉट की टूटी हुई सेल ठीक करनी थी और ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। तेज हवा, टूटी नाव और घायल शरीर के बीच टामी बड़ी मुश्किल से सेल रिपेयर करने लगती है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो यॉट को दोबारा चलाने में कामयाब हो जाती है। फिर वो सीधे रिचर्ड की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद वो सेफ्टी बोट के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बोट पूरी तरह पलट चुकी थी और रिचर्ड किसी तरह उससे चिपक कर पानी में आधा डूबा हुआ पड़ा था। उसकी हालत बेहद खराब थी। ये देखते ही टामी तुरंत नीचे उतरती है और किसी तरह रिचर्ड तक पहुंचती है। लेकिन रिचर्ड इतना घायल हो चुका था कि वो खुद से बोट पर चढ़ भी नहीं पा रहा था। तब टामी पहले यॉट पर चढ़ती है, फिर रस्सी नीचे फेंक कर रिचर्ड को बांधती है और पूरी ताकत लगाकर उसे वापस यॉट पर खींच लेती है। अब जब वो रिचर्ड को ध्यान से देखती है तो उसके पैरों पर गहरे घाव दिखाई देते हैं। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। तब टामी तुरंत उसके पैरों पर बैंडेज करने लगती है, लेकिन तभी जब वो उसकी शर्ट हटाती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि रिचर्ड की कई पसलियां बुरी तरह टूट चुकी थी और दर्द की वजह से उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रिचर्ड दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन इस हालत में भी टामी के पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं था। फिर एक एक करके 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन यॉट का इंजन किसी भी हालत में चालू नहीं हो पाता। ऊपर से जो सेल टामी ने ठीक की थी वो भी बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से यॉट को सही डायरेक्शन में तेजी से चलाना लगभग नामुमकिन था। 2 दिन बाद जब वो लोग अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि वो समुद्र के बेहद खतरनाक हिस्से में फंसे हुए हैं, एक ऐसी जगह जहाँ से कोई जहाज गुजरता ही नहीं। ये बात समझते ही टामी टूटने लगती है। वो डरते हुए कहती है कि शायद अब वो लोग कभी जिंदा किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन तभी रिचर्ड उसे हिम्मत देता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब जिस दिशा में उनका यॉट बह रहा था वो कैलिफोर्निया की तरफ थी, लेकिन हवा बहुत धीमी थी, जिसकी वजह से यॉट बेहद धीरे आगे बढ़ रहा था। अगर वो उसी दिशा में जाते रहते तो कैलिफोर्निया पहुंचने में कई महीने लग सकते थे। तभी टामी एक बड़ा फैसला लेती है। वो रिचर्ड से कहती है कि उन्हें कैलिफोर्निया नहीं बल्कि हवाई की तरफ जाना चाहिए। ये सुनकर रिचर्ड हैरान रह जाता है, क्योंकि हवाई जाने का रास्ता और भी लंबा था। लेकिन टामी उसे समझाती है कि हवाई की तरफ हवाएं ज्यादा तेज चल रही हैं। अगर वो लोग सेल को उस दिशा में मोड़ दें तो यॉट तेजी से आगे बढ़ सकता है। रिचर्ड को टामी की बात सही लगती है। फिर दोनों यॉट का रास्ता हवाई की तरफ मोड़ देते हैं। इसके बाद कई दिनों तक वो लगातार समुद्र में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि हवाई पहुंचने में अभी भी कई महीने लग सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास बचा खाना और पानी सिर्फ 7 दिनों के लिए काफी था। तब रिचर्ड टामी से कहता है कि अब उन्हें समुद्र से मिलने वाली चीजों पर जिंदा रहना होगा, यानी मछलियां पकड़कर खाना होगा, वरना हवाई पहुंचने से पहले ही वो भूख से मर जाएंगे। लेकिन ये सुनते ही टमी मना कर देती है, क्योंकि वो बचपन से एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थी। लेकिन उसे ये भी समझ आ चुका था कि अगर उसने खुद को नहीं बदला तो उसका जिंदा बचना मुश्किल होगा। फिर अपनी इच्छा के खिलाफ वो खुद समुद्र में उतरती है और मछली पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। आखिरकार थक कर और निराश होकर वापस यॉट पर लौट आती है। धीरे धीरे उनका बचा हुआ खाना और पानी भी खत्म होने लगता है, लेकिन तभी किस्मत उनका साथ देती है। अचानक समुद्र के बीच तेज बारिश शुरू हो जाती है और पूरे 18 दिनों बाद दोनों पहली बार पेट भरकर बारिश का पानी पीते हैं। दोनों जितना हो सके उतना बारिश का पानी जमा कर लेते हैं, लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ पानी बचा लेने से कुछ नहीं होगा। अगर जल्द ही मदद नहीं मिली तो उनका जिंदा बचना लगभग नामुमकिन था। फिर किसी तरह भूखे प्यासे समुद्र में सफर करते करते उनके 29 दिन गुजर जाते हैं। अब तक उनका लगभग सारा खाना खत्म हो चुका था, पानी भी बहुत कम बचा था। भूख और कमजोरी की वजह से दोनों की हालत लगातार बिगड़ रही थी और धीरे धीरे जिंदा बचने की उम्मीद भी खत्म होने लगी थी। लेकिन तभी एक रात उन्हें दूर समुद्र में एक बहुत बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। ये देखकर टमी की आंखों में उम्मीद लौट आती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फ्लेयर गन से आसमान में सिग्नल शूट करती है। उसे लगता है कि शायद अब उनकी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन किस्मत अभी भी उनके साथ नहीं थी। न उनकी आवाज जहाज तक पहुंच पाती है और न ही कोई फ्लेयर की रोशनी देख पाता है। फिर उनकी आंखों के सामने ही वो कार्गो शिप धीरे धीरे दूर चला जाता है। ये देखकर टामी पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद वो लोग अब कभी इस समुद्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगली सुबह जब टामी रिचर्ड के पैर की बैंडेज खोलकर उसका घाव देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि उसके पैर की हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी थी। घाव में इन्फेक्शन फैलने लगा था और उसका मांस सड़ना शुरू हो गया था। साथ ही रिचर्ड के पूरे शरीर में तेज बुखार फैल चुका था। तभी टमी को एहसास होता है कि अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ समुद्र नहीं था। उधर समुद्र में एक बार फिर मौसम खराब होने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। ये देखकर टामी समझ जाती है कि अगर इस बार सच में तूफान आया तो शायद वो दोनों बच नहीं पाएंगे। लेकिन किस्मत से इस बार बड़ा हरिकेन नहीं आता, सिर्फ तेज हवाएं चलकर गुजर जाती हैं। फिर भी उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। भूख, दर्द और कमजोरी ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। अब दोनों को लगने लगा था कि शायद वो कभी जिंदा इस समुद्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस रात टमी पूरी रात रिचर्ड से बातें करती रहती है। वो उसे अपने बचपन के बारे में बताती है। वो कहती है कि कैसे उसका पिता उसे घुमाने ले जाता था और फिर अचानक उसे अकेला छोड़कर गायब हो जाता था। इसी वजह से उसके परिवार में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थीं और आखिरकार उसके दादा दादी ने उसके पिता से मिलना तक बंद कर दिया था। लेकिन अगली सुबह जब टामी की आंख खुलती है तो उसे रिचर्ड की आवाज सुनाई देती है। रिचर्ड उसे पुकार रहा था, लेकिन तभी टामी धीरे से कहती है कि अगर वो जाना चाहता है तो वो अब उसे नहीं रोकेगी। और जैसे ही वो पलट कर देखती है वहाँ कोई नहीं होता, ना रिचर्ड ना उसकी आवाज। यहीं पर फिल्म का
सबसे बड़ा सच सामने आता है। असल में तूफान वाली रात ही रिचर्ड समुद्र में बहकर मर चुका था। इतने दिनों से टॉमी जिस रिचर्ड से बातें कर रही थी वो असल में उसकी कल्पना थी। उसका दिमाग अकेलेपन और डर की वजह से रिचर्ड को अपने सामने महसूस कर रहा था। लेकिन अब आखिरकार टॉमी इस सच्चाई को स्वीकार कर लेती है कि रिचर्ड अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वो अकेले ही उस टूटे हुए यॉट को संभालने लगती है। धीरे धीरे टॉमी ने मछली पकड़ना भी सीख लिया था, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि अगर उसने मछली नहीं खाई तो वो जिंदा नहीं बच पाएगी। फिर इसी टूटे हुए यॉट पर अकेले रहते हुए वो पूरे 41 दिन समुद्र में गुजार देती है। लेकिन इतने दिनों की भूख, दर्द और अकेलेपन ने उसकी हालत बेहद खराब कर दी थी। अब उसके अंदर जिंदा रहने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक पक्षी उड़कर उसके यॉट पर आकर बैठता है। ये देखकर टॉमी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ऐसे पक्षी समुद्र से बहुत दूर नहीं जाते, यानी कहीं ना कहीं आसपास जमीन जरूर थी। ये सोचते ही वो तुरंत दूरबीन उठाकर सामने देखने लगती है। तभी उसे दूर समुद्र के बीच किनारा दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसे वहाँ एक जहाज भी नजर आता है। ये देखते ही टॉमी की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आती है। वो तुरंत फ्लेयर गन उठाकर जहाज की तरफ सिग्नल शूट कर देती है और इस बार किस्मत आखिरकार उसका साथ दे देती है, क्योंकि जहाज पर मौजूद लोग उस फ्लेयर को देख लेते हैं। कुछ ही देर बाद वो जहाज टॉमी के यॉट के पास पहुंच जाता है, जहां लोग तुरंत उसे खाना और पानी देते हैं। इसके बाद वो लोग उसके टूटे हुए यॉट को अपने जहाज से बांध लेते हैं और उसे किनारे की तरफ ले जाने लगते हैं। इसी तरह आखिरकार टॉमी की जान बच जाती है। फिर कुछ समय बाद जब टॉमी पूरी तरह ठीक हो जाती है तो वो एक बार फिर टहीटी आइलैंड लौटती है, वही जगह जहाँ उसकी पहली मुलाकात रिचर्ड से हुई थी। फिर वो सीधे रिचर्ड के घर जाती है, जहाँ अब भी उसकी यादें मौजूद थी। वहाँ पहुंचकर टॉमी रिचर्ड की पुरानी तस्वीरों को देखने लगती है। समुद्र के सफर की तस्वीरें, उनकी यादें और वो सारे पल जो अब सिर्फ याद बन चुके थे। ये सब देखते देखते टॉमी खुद को रोक नहीं पाती और वहीं बैठकर रोने लगती है। इसके बाद वो धीरे धीरे समुद्र किनारे पहुंचती है, जहाँ उसके हाथ में अब भी रिचर्ड की दी हुई वही रिंग होती है। फिर रिचर्ड की याद में वो उस रिंग को समुद्र में बहा देती है। यहीं के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही।